नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिज़नेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिज़नेस न्यूज़पेपर्स के सबसे बढ़िया आर्टिकल्स को, ऐसे आर्टिकल्स जिससे आप रिलेट कर पाओ, जो आपके इनकम, आपके खर्चे और ओवरऑल आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को अगर अफेक्ट करते हैं, तो वो न्यूज़ हम लोग यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करते हैं। तो हमारा स्पेसिफिक नीश है कि हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप ये भी सीख सकते हो कि किस तरीके से बिज़नेस न्यूज़पेपर्स को पढ़ना है, एनालाइज़ करना है और अलग-अलग आर्टिकल्स के को आप इंटरकनेक्ट भी कर सकते हो इसमें। काफ़ी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं अगर आप फाइनेंशियली देखो तो। तो यहाँ पे ओवरव्यू ले लेते हैं हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं आज। सबसे पहले हम डिस्कस करने वालेंगे करेंगे एक पहला आर्टिकल। ये कहता है कि इंडिया लैग्स कॉम्पिटिटर्स इन कैपिटलाइजिंग ऑन चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे इंडिया के बारे में है कि किस तरीके से लैग करता है कंप्यूटर्स के अगेंस्ट, जो चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठा रहे हैं और इंडिया नहीं उठा पा रहा है। रुपी 7 पैसे नीचे आकर अपने ऑल टाइम लो पर क्लोज हुआ 84.74। तो क्या रीजन है कि रुपया लगातार गिर रहा है यहाँ पे। इसके अलावा एक एडिटोरियल है, फॉल्स अलार्म, देयर इज नो रियल थ्रेट टू डॉलर। डॉलर के बारे में है। और फिर आता है ओयो, हमारा इंडियन स्टार्टअप है ओयो रूम्स, एंड ये एंटर कर चुका है यूके, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएई, एक लग्जरी ब्रांड संडे के साथ। तो ये दुबई में भी एक्सपैंड कर रहा है, इन्होंने चाइना में भी एक्सपेंशन किया और यूएस में भी, अगर मैं आपको बताऊं तो ये दुनिया के सबसे बड़ा होटल चेन मुझे लगता है बन चुका है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रूम्स, अगर आप देखिए वॉल्यूम्स के टर्म्स में। OECD raises India's growth estimate to 6.8% for FY25। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इन्होंने इंडिया के जीडीपी फोरकास्ट को इंक्रीज कर दिया। तो अभी तो हम सिर्फ डाउनग्रेड सुन रहे थे, अचानक से ऐसा क्या रीजन है कि इंक्रीज कर दिया है हमारे जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को। अभी देखेंगे, आर्टिकल को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा। शुरुआत कर देता हूं मैं सबसे पहले आर्टिकल से। इंडिया लैग्स competitors in capitalizing on China plus one opportunities। चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी क्या है? सबसे पहले ये बता देता हूँ जिनको नहीं पता होगा, कि जितनी भी दुनिया में कंट्रीज़ है ना, इस वक़्त आप देखिए स्पेसिफिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ वो चाइना प्लस वन कुछ ढूँढ रही है, जहाँ पर वो अपने फैक्ट्रीज़ को, सप्लाई चेन को सेटअप कर चुके हैं। तो वो कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते चाइना पर, राइट? तो चाइना प्लस वन चाहते हैं इन व्हेन इट कम्स टू एक्सपेंशन। तो चाइना प्लस वन में इंडिया एक बहुत बड़ा कंटेंडर है। हम सबसे पॉपुलर कंटेंडर हमें लग रहा था इंडिया ही होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इन सब ने बीट कर दिया है इंडिया को टू कॉर्नर मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ वर्ल्ड वाइड चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। जो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी है, जैसे एप्पल ने किया कि इंडिया में इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ओपन किए और शुरू किया यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, एज कम्पेयर टू जो पहले पूरा चाइना पे डिपेंडेंट था। तो जो चाइना पे डिपेंडेंसी है, उसको खत्म करने के लिए कंट्रीज ने जिन्होंने सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाया इस पॉलिसी का, वो वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया है। एंड काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने डाइवर्सिफ़ाई किया है सप्लाई चेन को, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को लोकेट किया है मल्टीपल लोकेशंस पे। तो कंट्री जो है, इन्हें प्रिपेयर करना होगा कि इन अपॉर्च्युनिटीज़ को टैप कर पाएँ। एंड जो टैरिफ रेजीम्स आ रही है, रिजिग्स आ रही हैं, मतलब बेसिकली रीजिगिंग का मतलब क्या होता है? चेंज होता है, रीजिग, ठीक है? ये जो वर्ड है, तो टैरिफ रीजिग का मतलब क्या होता है? रीजिगिंग मतलब वापस से शफल करना, चेंज करना। टैरिफ्स मतलब हो गए हमारे टैक्सेस। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है, क्योंकि वो इस पर टैरिफ लगाएँगे, इस पर ये वो काफ़ी चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे कंट्री को जो है प्रिपेयर करना होगा कि क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती है हमारे लिए डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद। ये कहना है नीति आयोग की ही रिपोर्ट का, ये हमारी खुद की रिपोर्ट है और उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बीवीआर सुब्रमण्यम का। लास्ट वीक ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया कि जो इनके सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, कनाडा और मेक्सिको, ठीक है? एंड चाइना, इन पर टैरिफ लगा देंगे। 25% तो लगाएँगे कनाडा और मेक्सिको पर और 10% चाइना पर। तो इनके लिए दोस्त और दुश्मन सब बराबर है, पैसों की अगर बात करो तो। एकदम प्योरली बिज़नेसमैन की तरह ये काम कर रहे हैं, ना कि पॉलिटिशियन की तरह। एंड अगर ये इल्लीगल इमिग्रेशन को नहीं चेक कर पाते हैं कनाडा और मेक्सिको, तो ये टैरिफ जो है इनके ऊपर रहेगा 25% का, और ड्रग ट्रेड को। और इन्होंने थ्रेटन किया है 100% टैरिफ ऑन ब्रिक्स कंट्रीज़। अभी तो हमने देखा था, ये कुछ ही दिन पहले आर्टिकल कवर किया है हमने कि हम पर भी, इंडिया भी इंक्लूडेड है ब्रिक्स में, क्योंकि कि अगर आप यूएस डॉलर को अंडरमाइन करोगे, आप कोशिश करोगे नई करेंसी लॉन्च करने की, तो भैया हम तो आप पे टैक्स लगा देंगे 100% का। तो ये तो देखिए, हमने डिस्कस ये भी किया था कि किस तरीके से ये पॉसिबल नहीं है। ये बोलने वाली बात तो है, लेकिन आप मतलब खुद ही अपनी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय कर लेंगे। फिर इस तरीके से ये हो जाएगा कि ये बिल्कुल सुसाइड मिशन रहेगा। तो व्हाटएवर जो भी ट्रम्प अनाउंस कर रहे हैं, वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ है इंडिया के लिए भी। एंड कहना है कि वी आर अ मैन एट फर्स्ट स्लिप
एंड द बॉल इज़ कमिंग इन आवर डायरेक्शन। आपने फर्स्ट स्लिप आप सर्च कर सकते हैं कि पोज़ीशन कहाँ पे होती है। जो लोग क्रिकेट के फैन्स होंगे उन्हें पता होगा। तो हम वहाँ पे फील्डिंग के लिए खड़े हैं, बॉल हमारी डायरेक्शन में आ रही है, हमें बस कैच करने के लिए तैयार रहना है, कैच मिस नहीं करना है। एंड क्या हम होल्ड कर पाएँगे या कैच को ड्रॉप कर देंगे, ये हमारे ऊपर है, ठीक है? ये सारा डिपेंड करता है हमारे पर। ये कहना है नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का। यूएस ऑलरेडी इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बायलैटरल मर्चेंडाइज़ ट्रेड हमारा $119 बिलियन है यूएस के साथ। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो था $77.5 बिलियन, इम्पोर्ट थे $42 बिलियन, तो काफ़ी बड़ा सरप्लस है। और यूएस ही कुछ एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है जहाँ पे एक्चुअली इंडिया सरप्लस ट्रेड कर रहा है। नहीं तो आप चाइना से देखिए कितना बड़ा हमारा डेफिसिट रहता है। तो by virtue of US being biggest importer in the world at $3.5 ट्रिलियन in 2023, यूएस सबसे बड़ा इंपोर्टर रहा है पूरी दुनिया में। यूएस ज़्यादा कोई इंपोर्ट नहीं करता। यूएस ने $3.5 ट्रिलियन के गुड्स इंपोर्ट किए। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज इमेंस है हमारे पास, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। चाइना अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा टारगेट है डोनाल्ड ट्रंप का। तो ये भी हमारे लिए एडवांटेज है कि वो उनकी नज़र पूरी चाइना पर है, तब तक हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, राइट? तो काफ़ी बड़े-बड़े डिसरप्शंस आ सकते हैं, डाइवर्शन आ सकते हैं नए-नए अनाउंसमेंट्स के बाद, लेकिन इंडिया के लिए तो यहाँ अपॉर्च्युनिटी है, यहाँ से ज़्यादा कुछ नेगेटिव दिखाई नहीं दे रहा। तो वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया, ये बहुत बड़े बेनिफिशियरी बने हैं। अगर आप देखेंगे नई ये जो पॉलिसीज़ आई, इसका पूरा फ़ायदा उठाया इन कंट्रीज़ ने और इनके पास भी चीप लेबर था, सिम्प्लिफाइड इनके टैक्स लॉज़ बड़े सिंपल थे, टैरिफ इन्होंने कम रखे और प्रोएक्टिवनेस रहा इनके यहाँ कि भाई हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। तो जिसकी वजह से क्रिटिकल रोल प्ले किया है, ये कंट्रीज़ एक्सपैंड कर पाई है अपने एक्सपोर्ट शेयर्स को। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप देखोगे मलेशिया और जितनी भी दूसरी कंट्रीज़ हैं, वियतनाम जैसी और थाईलैंड जैसी, बड़े ही सिंपल यहाँ पे इन्होंने अपने लॉज़ रखे हैं, रेगुलेशंस ऐसा नहीं है कि 5,000 रेगुलेशंस हैं टैक्स में, 10,000 रेगुलेशंस हैं लीगल लेबर लॉज़ ये वो, सिम्प्लिफाइड है। ऐसा तो नहीं है कि यूएस में लेबर लॉ प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन उनका लेबर लॉ हमारे जितना मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं रहा है, हमेशा से जितना बड़ा हमारा रहा है और बाकी चीज़ें अगर आप देखोगे। तो इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि लॉज़ जिन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, वो लोग भी खुश नहीं है उस लॉ से। वो कह रहे हैं कि भाई हटाओ, हम तो प्रोटेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं इससे। हम तो उल्टा और परेशान हैं और कंपनीज़ भी खुश नहीं है कि भैया ये हम एग्ज़ीक्यूट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इंडिया को चेंजेस करने होंगे और दोनों पार्टीज़ को सुनना होगा। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे, रुपी 7 पैसे गिरकर 84.74 पर क्लोज़ हुआ है, जो है ऑल टाइम लो। रुपी लॉग्ड इट्स वीकेस्ट क्लोजिंग लेवल ऑन रिकॉर्ड on Wednesday, hurt by a lingering depreciation bias and broad-based dollar bids, while dollar rupee forward premium extended their decline. तो यहाँ पे एक तो बायस भी चल रहा है डिप्रिसिएशन का, साथ में काफ़ी डॉलर की बिड्स काफ़ी ज़्यादा रही हैं, ठीक है? डॉलर बाइंग हो रही है जम करके इस टाइम पे अगर आप देखेंगे और इसकी वजह से क्या हो रहा है, डॉलर रुपी का जो फॉरवर्ड प्रीमियम है वो डिक्लाइन हो रहा है। एंड रुपी क्लोज़ हुआ 84.74 पे अगेंस्ट यूएस डॉलर, ये इसका लाइफ टाइम लो है। आज तक रुपी इतना लो क्लोज़ नहीं हुआ है एंड रुपी जो है ये बेनिफिट नहीं कर पा रहा है फ्रॉम गेन्स इन मोस्ट ऑफ इट्स एशियन पीयर्स इंक्लूडिंग ऑफशोर चाइनीज़ युआन व्हिच रोज़ 0.2%। तो अगर हमारे एशियन फ्रेंड्स को आप देखेंगे ना, जो पीयर्स हैं हमारे, जैसे युआन को देख लीजिए, चाहे चाइनीज़, वो भी 0.2% ऊपर था। तो इन रुपी लेकिन यहाँ पे रिकवर नहीं कर पा रहा है। यूएसडी आईएनआर जो है वो बाय ऑन एनी डिप्स है। एक ट्रेडर का कहना है लार्ज प्राइवेट बैंक में एंड ये जो है ओनली वन डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है, ठीक है? लेकिन स्पीड डिपेंड करता है कि कैसे आरबीआई यहाँ पे इंटरवीन करता है और एक्ट करता है। तो जो 1 ईयर डॉलर रुपी इम्प्लाइड यील्ड है, अब वो गिर चुका है, 4 मंथ लो पर आ चुका है 1.95% के एंड 30 बेसिस पॉइंट्स मतलब 0.3% ये डिक्लाइन हुआ है ओवर 3 सेशंस। डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो ये 106.5 चल रहा है एंड यहाँ पे रेट कट भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा इस महीने। आरबीआई स्पर्ड ड्रॉप्स इन प्रीमियम नॉट हेल्पिंग रुपी कॉज। एनालिस्ट का कहना है यहाँ पे कि जो रुपी प्रीमियम्स है इसमें काफ़ी प्लंज आ रहा है। प्लंज का मतलब क्या है? अब मैं काफ़ी चीज़ें डिस्कस करता हूँ स्टॉक मार्केट में ना, वर्ड्स बड़े रिपीट होते हैं, देखिए इंग्लिश के। प्लंज हो गया, प्लमेट हो गया, क्रैश, ये सारे वर्ड्स आप देखिए ना तभी यूज़ किया जाता है जब मार्केट नीचे जा रही है। तो प्लमेट्स, निफ्टी प्लमेट्स, रिलायंस स्टॉक्स प्लमेट्स, क्रैश भी बोल सकते हैं वहाँ पे। क्रैश तो बड़ा सिंपल वर्ड है और वैसे ही प्लंज भी यूज़ होता है जब मार्केट नीचे जाता है तो। तो वैसे ही अगर आप देखेंगे तो आरबीआई ने जैसे ही सेलिंग शुरू की डॉलर्स की ऑनशोर फॉरवर्ड मार्केट में, तो इससे क्या हुआ?
यहाँ पे फर्दर वीकनेस आई करेंसी में, क्योंकि सेंट्रल बैंक को काफ़ी यहाँ पे चैलेंज फेस करना पड़ा है और इसको मैं कहूँगा सपोर्ट प्रोवाइड करने में, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऐसा नहीं कि मैनिपुलेट करता है, बट हाँ, सपोर्ट प्रोवाइड कर पाता है थोड़ा बहुत, अगर वन डायरेक्शन मूवमेंट आ रही है, चाहे रुपये ज़्यादा ही स्ट्रांग हो रहा हो या ज़्यादा ही वीक हो रहा हो। तो जो इम्प्लाइड यील्ड है 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर डॉलर रुपी फॉरवर्ड प्रीमियम्स जो हैं वो 16 से 22 बेसिस पॉइंट्स गिरे हैं इस वीक। तो ये फॉरवर्ड क्या होता है? बेसिकली ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब मैं समझाने बैठूँगा तो इसके में घंटों लग जाएँगे, लेकिन मैं बता दूँ कि हम आज अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ भी कि यार मैं तुमसे 1 साल बाद ना डॉलर खरीदूँगा $1000, ठीक है? और मुझे चाहिए वो 84 के रेट पे। तो कल को क्या होगा? अगर मैं देखूँगा कि यार ये तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है बार-बार, तो मैं नए कॉन्ट्रैक्ट्स करूँगा, राइट? कि 84.5 पे करूँगा। कि मुझे लगेगा ना कि यार 1 साल में ये प्राइस आ ही जाएगा करके। तो सामने वाले बंदे 2 लोग जब एग्री कर पाएँगे कोई ऐसा प्राइस होगा, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा। तो ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसके प्रीमियम्स ड्रॉप हो रहे हैं बिटवीन 16 एंड 22 बेसिस पॉइंट्स दिस वीक, और जो 1 ईयर यील्ड है वो डिक्लाइन हो गया है बिलो 2% फर्स्ट टाइम के लिए। तो यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी हैं यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि प्लंज आ रहा है, ठीक है? आई मीन 30 बेसिस पॉइंट और 20 बेसिस पॉइंट हमें ज़्यादा बड़ा लगता नहीं है, लेकिन करेंसी के टर्म्स में काफ़ी बड़ा होता है ये, इतनी वॉलेटिलिटी भी। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो लार्ज डिक्लाइन है प्रीमियम्स में, इससे इंपोर्टर्स को फ़ायदा हो रहा है टू हेज देयर फ्यूचर फॉरेन ऑब्लिगेशंस, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर डॉलर। तो इससे इंपोर्टर्स को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि वो हेज कर पा रहे हैं। हेज करने का मतलब क्या होता है? बेसिकली आप जब भी कुछ हेजिंग आप रियल लाइफ में कैसे करते हो? जैसे इंश्योरेंस अगर आप बाय कर लेते हो, तो हेजिंग है। आपने कोई प्रोडक्ट लिया, ठीक है? और उस इन केस वो नीचे आ गया तो आपका ज़्यादा नुकसान ना हो, इसके लिए आप क्या करते हो? उसको लॉस को मिटिगेट करने के लिए, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ना वहाँ पे भी मिलेगा। मिटिगेट करने के लिए आप यूज़ करते हो इंश्योरेंस को, और इंश्योरेंस एक तरीके से हेज ही है। वैसे ही एसेट्स के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, जितने हमारे पोर्टफोलियो जो होते हैं स्टॉक मार्केट में, उनको भी हम लोग हेज करते हैं। अलग-अलग तरीके हैं, बट वो बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आरबीआई भी मैनेज कर रहा है अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव्स, और यहाँ पे देखना होगा कि किस तरीके से आगे रुपी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाता है। ट्रेडर्स तो यहाँ पे बुलिश हैं, वो कह रहे हैं यहाँ से रिकवरी आनी चाहिए, एंड आरबीआई के पास यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, तो वो पूरी तरीके से रुपी पे ही सिर्फ फोकस नहीं कर सकता। सो वी हैव टू सी कि क्या होता है, रुपया और नीचे यहाँ से जाता है या नहीं। बात करते हैं एक एडिटोरियल आर्टिकल की। फॉल्स अलार्म नाम है इसका, एंड लिखा है कि देयर इज नो रियल थ्रेट टू डॉलर। डॉलर को कोई रियल थ्रेट नहीं है। अगर बात करें एलाइज मतलब दोस्त, और एडवर्सरीज मतलब जितने एनिमीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, सब प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी प्रेसिडेंसी से डील कैसे करेंगे, और क्लियर इंडिकेशंस हैं उनके सेकंड टर्म से, जो और अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है और ज़्यादा डिस्रप्टिव भी हो सकता है ग्लोबल ऑर्डर को। इंडिया भी इम्यून नहीं रहने वाला है इससे, राइट? इंडिया पे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा ही आएगा। एंड जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्हें रिव्यू कर रहे हैं कि इंडिया का जो ट्रेड पोजीशन है वो क्या है यूएस के साथ, एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस टाइम पे। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस है टैरिफ रिडक्शन का। अगर आप देखेंगे इंडिया को प्रिपेयर करना होगा टू एंगेज विद यूएस एस्टैब्लिशमेंट मोर एक्टिवली, और प्रेजेंट करने होंगी अपनी पोजीशन अच्छे से। एंड इंट्रीगिंगली जो मिस्टर ट्रम्प है, उन्होंने रिसेंटली थ्रेटन किया ब्रिक्स कंट्रीज को 100% टैरिफ से, अगर उन्होंने ब्रिक्स करेंसी बनाई। तो जो अर्लियर था, जो ग्रुप था हमारा, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स नाम है जिसका, उन्होंने एक्सपैंड किया दूसरी कंट्रीज़ को भी इसमें कि हम बाकी कंट्रीज़ को भी लेकर आएँगे। लेकिन ये अनक्लियर है कि क्या ऐसा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को ये कमेंट करना पड़ा है, और इसकी वजह से वॉलेटिलिटी आई है करेंसी मार्केट में। जो मेरिट्स हैं थ्रेट थ्रेट के, वो तो भाई दे आर थस वर्थ डिस्कसिंग हियर। राइटर का भी कहना है कि देखिए जो मेरिट्स है ना इस थ्रेट में, जो आप धमकी दे रहे हो, आप ये कर पाओगे या नहीं, ये तो बहुत ही इट्स वर्थ डिस्कसिंग, ठीक है? मतलब मुझे तो नहीं लगता कि ये करना रियली बेनिफिशियल होगा यूएस के लिए भी। फर्स्ट एज थिंग्स स्टैंड, कोई क्लियर डेंजर नहीं है टू द स्टेटस ऑफ डॉलर। डॉलर के स्टेटस को कोई डेंजर नहीं है। अकॉर्डिंग टू 2022 नोट जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट से आया है, डॉलर 90% ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है ऑफ करेंसी ट्रेड्स, और नियरली 60% जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो डॉलर्स में ही हैं। और सेकंड, जो डिजायर टू पोजीशन अ न्यू करेंसी एज रिजर्व करेंसी बाय इटसेल्फ डज नॉट मीन मच। तो यहाँ पे आप नई करेंसी को लाना अगर चाह रहे हो तो इट डजंट रियली मीन मच। अगर 90% करेंसी जो रिजर्व है वो भी डॉलर, और 90% ट्रेड्स भी डॉलर्स के टर्म्स में हो रहे हैं। फर्दर अगर आप बात करें एज ऑफ नाउ,
जो शेप है और वर्किंग्स है पोटेंशियल ब्रिक्स करेंसी की वो अननोन है। मिस्टर ट्रम्प का जो स्टेटमेंट है वो परहैप्स एक वार्निंग शॉट इन्होंने दे दिया कि डिस्करेज करें वो मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इनको, पर्टिकुलरली चाइना को, कि भाई आप करेंसी प्रोजेक्ट जो है वो आगे लेके मत जाओ, वरना आपका बहुत नुकसान है। क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी भी है, तो इंडिया को इतना ज़्यादा भी नहीं इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। एंड चाइना का काफ़ी ज़्यादा वेटेज भी होगा इस इंस्ट्रूमेंट में कि कैसे ये डिज़ाइन होता है। थर्डली जो ग्लोबल ट्रेड है ना, वो हो सकता है वो मूव करे टू युआन ओवर टाइम बिकॉज़ ऑफ साइज़ ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी एंड इट्स ट्रेड लिंकेजेस। मतलब चाइनीज़ इकोनॉमी इतना, हर एक ट्रेडिंग पार्टनर के साथ वो, मतलब इंडिया का ऐसा कोई ट्रेडिंग पार्टनर नहीं होगा मुझे लगता है जिसके साथ चाइना ट्रेड ना करता हो, जहाँ मेड इन चाइना गुड्स ना जाते हो। चाइना इज़ बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ अ लॉट ऑफ कंट्रीज़, और यहाँ पे क्या है कि हो सकता है जो इनकी करेंसी है ऑटोमैटिकली वो काफ़ी पॉपुलर हो जाए। अगर आप ट्रैक्शन देखेंगे तो वो लिमिटेड रहेगा क्योंकि चाइना में स्ट्रॉन्ग कैपिटल कंट्रोल्स है। अगर रिजर्व्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डेटा, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं जो चाइनीज करेंसी में रखे गए हैं इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2024 वर अबाउट 245 बिलियन कंपेयर टू 6.6 ट्रिलियन इन डॉलर्स। तो इतना बड़ा फर्क है। करेंसीज हमेशा देखेंगी कि वो ट्रांजैक्शंस को ईज़ कर पाएँ ट्रेड में, एंड जो डेप्थ है फाइनेंशियल मार्केट्स को उसके, होल्डिंग रिजर्व्स व्हिच क्लियरली फेवर द डॉलर। तो ये सारी चीज़ें फेवर करती हैं डॉलर को, और ये वर्थ नोटिंग है इस टाइम पे, इट्स वर्थ नोटिंग कि जो डॉलर का पोज़ीशन है वो अंडरमाइंड है ओवर टाइम, ठीक है? क्योंकि यूएस की पॉलिसीज़ ऐसी है। यूएस ने वेपनाइज़ किया है, हथियार बनाया है डॉलर डिनोमिनेटेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को, और कुछ कंट्रीज़ को ये फ़ोर्स कर रहा है कि आप अल्टरनेटिव्स ढूँढो, जैसे रशिया। उनको आप डॉलर से बैन कर दे रहे हो, तो वो दूसरी करेंसीज़ में ट्रेड कर रहे हैं, तो डॉलर उससे कमज़ोर ऑटोमैटिकली होगा, राइट? तो आप अगर एज़ अ हथियार यूज़ करोगे अपने पॉलिसीज़ को, तो आप खुद ही डॉलर को कमज़ोर कर रहे हो। तो फर्दर जो ट्रम्प की प्रेफ़रेंस है फॉर हायर टैरिफ्स एंड डिज़ायर्स टू एलिमिनेट ट्रेड डेफिसिट, वो जा सकता है अगेंस्ट डॉलर एक्चुअली। येस, अगर आप ट्रेड डेफिसिट कम करना चाहते हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहते हो, तो एक्सपोर्ट करने के लिए तो करेंसी को आपको थोड़ा वीक करना होगा, स्ट्रॉन्ग थोड़ी आप रख सकते हो। एंड ये यूएस ट्रेड डेफिसिट है जो सप्लाई करता है डॉलर्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया को डॉलर तभी मिल पाता है जब वो यूएस को सामान बेचते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं ऑफ कोर्स। पूरी दुनिया है, दे विल बी फोर्स्ड टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स अगर सप्लाई कम हो जाएगा तो। एंड इंडिया की अगर बात करें तो जो गिफ्ट सिटी एस्टैब्लिशमेंट है उससे काफ़ी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो आ सकता है ऑन शोर, एंड ये कॉस्ट भी कम कर सकता है कॉर्पोरेशंस के लिए। इनका जो डिपेंडेंस है डॉलर पे ये अनलाइकली डिक्लाइन होगा फोर्सिबल फ्यूचर में। इवन युआन अगर पॉपुलर भी हो जाता है ज़्यादा, तब भी डॉलर इंडिया की प्रेफर्ड करेंसी रहने वाली है। असाइड फ्रॉम इट्स इनहेरेंट स्ट्रेंथ बिहाइंड डॉलर, इंडिया का जो इंटरेस्ट है ना वो वॉशिंगटन के साथ ज़्यादा अलाइंड है एज़ कम्पेयर टू बीजिंग, और ये हमने देखा भी है। बात करते हैं अगले आर्टिकल की। ओयो एंटर्स यूके यूएई विद लग्जरी ब्रांड संडे। ओयो रूम्स काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में, हमारा स्टार्टअप है, एंड प्रीमियम प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो बना रहे हैं अभी ये बेसिकली चाहते हैं कि हमारे पास 500 का भी रूम हो, और फिर अगर किसी को 50,000 5 लाख का रूम चाहिए तो वो भी हो हमारे पास, 5 स्टार 7 स्टार भी हो। तो पोर्टफोलियो जो इनका ओवरसीज है, जैसे संडे एक लग्जरी होटल ब्रांड है जो ओयो का पेरेंट फर्म ओन करता है एंड सॉफ्टबैंक ग्रुप, वो ओपन किया गया है, और ये ओपन हुआ है यूएई में, यूके में और यूएई में। ओयो का ये कहना है ये पहली लग्जरी प्रॉपर्टी है इनकी, एंड यहाँ पे ये अपने प्रीमियम प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो संडे लैंसबरी हेरिटेज लंदन के आइकॉनिक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कैनरी वॉर्फ के पास है, और ये ओपन होगा और ऑपरेट होगा बाय ओरावल। जो 35 रूम प्रॉपर्टी है इसे रिस्टोर किया गया। ये रिस्टोर ग्रेड 2 लिस्टेड बिल्डिंग है जहाँ पे 1628 तक की हिस्ट्री है, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिल्ड किया था अपने सबसे पहला चापर एंड आल्म्स हाउसेज ऑन द साइट। संडे दुबई में जो है ये लॉन्च किया गया है विद ओपनिंग ऑफ संडे हॉलिडे इंटरनेशनल होटल, और ये प्रीमियम ब्रांड ऑफ प्रॉपर्टीज है जो ओरिजिनली मई 2023 में लॉन्च की गई थी, और यहाँ पे जॉइंट वेंचर था बिटवीन द सॉफ्ट बैंक एंड ओरावल स्टेज। तो ये 3 संडे प्रॉपर्टीज जो है इंडिया में यहाँ पे प्लान किया जा रहा है कि इंक्रीज करके 25 कर दिया जाएगा बाय द एंड ऑफ 2025। तो इनका जो डेटा इंडिकेट करता है कि प्रीमियम सेगमेंट के लिए डिमांड बहुत अच्छा है, प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में हर जगह डिमांड काफ़ी ग्रो कर रहा है, और एक्सपीरियंस ड्रिवन अकोमोडेशंस पे काफ़ी ज़्यादा नीड है यहाँ पे। तो जो स्ट्रेटेजिक मूव है इससे ओयो टैप कर पाएगा लग्जरी सेगमेंट को, और वैल्यू डिलीवर कर पाएगा अक्रॉस ऑल प्राइस पॉइंट्स। तो ये मैंने जैसा कहा कि ₹500 का भी रूम देते हैं, और ये 50,000 का भी रूम देना चाहते हैं, 5 लाख का भी रूम देना चाहते हैं। मूडी ने अपग्रेड किया है ओयो के रेटिंग को टू बी2। मूडीज़ रेटिंग्स ने अपग्रेड किया है ओरावल स्टेज लिमिटेड ओयो
कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग दी है इन्हें फ्रॉम बी3 टू बी2 और ये फॉलो करता है प्रपोज्ड रीफाइनेंसिंग ऑफ ओयो's एक्जिस्टिंग टर्म लोन थ्रू अनदर क्रेडिट। तो जो ट्रांज़ैक्शन है इज़ एक्सपेक्टेड कि इससे कंपनी की रीफाइनेंसिंग रिस्क जो है वो थोड़ी एलिवेट होगी एंड जो बी2 रेटिंग है ना वो इंडिकेट करता है कि कॉर्पोरेट ऑब्लिगेशंस जो हैं वो स्पेकुलेटिव हैं एंड क्रेडिट रिस्क ज़्यादा है। तो रेटिंग्स में काफ़ी बार आपको समझा चुका हूँ कि किस तरीके से वर्क करते हैं। जैसे हमारा खुद का एक क्रेडिट स्कोर होता है, राइट? हमें क्रेडिट स्कोर कौन देता है? सिबिल। सिबिल हमें देता है और उसी के बेसिस पे हम लोन ले पाते हैं, इंटरेस्ट रेट्स हमारे डिसाइड होते हैं, लोन के अमाउंट्स डिसाइड होते हैं। वैसे ही कंपनीज़ के साथ भी ये चीज़ सेम रहती है और कंट्रीज़ के साथ भी रहती है। OECD raises India's growth estimate to 6.8% for FY25। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने वेडनेसडे को क्या किया कि इंडिया का जो जीडीपी फोरकास्ट है इन्होंने कहा कि अभी 6.8% लग रहा है हमें, पहले 6.7 लग रहा था। और इन्होंने कहा कि इस वक्त रैपिड इंक्रीज हो रहा है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्पेंडिंग अच्छी होने वाली है जो बची हुई है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, और प्राइवेट कंजम्पशन भी जो है ये स्ट्रांग रहने वाला है। तो जीडीपी एक्सपेक्टेड है कि 6.8% से ग्रो करे फिस्कल ईयर 2024-2025 में। एंड ये जो मोमेंटम है ये सस्टेन रहेगा सिमिलर रेट से 25-26 तक भी। इनका ये कहना है कि ना कि सिर्फ ग्रोथ आएगी और ये ग्रोथ मेंटेन भी रहने वाली है। स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट जो है ये एक मेन ड्राइवर रहने वाला है, मेन लीड रहने वाला है रॉबस्ट परफॉर्मेंस में। और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलेज, रोड से लेके एयरपोर्ट्स से लेके आप पूरे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया एक्सपेंडिचर यहाँ खर्चा होने वाला है, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। फार्म आउटपुट भी बढ़िया है, इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉनसून बढ़िया रहने वाला है और रूरल इनकम इंक्रीज़ होने वाले हैं। इस बार हम खरीफ क्रॉप्स के बारे में भी अगर बात करें तो खरीफ क्रॉप्स में भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज़्म है लोगों के अंदर। तो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है ना, ये स्लाइटली पिकअप करेगा लेकिन ये वीक रह सकता है। हो सकता है हमारा एक्सपोर्ट कुछ ख़ास ना रहे एंड इवेंचुअली जो डिसइन्फ्लेशन है वो क्रिएट करेगा स्पेस फॉर मॉनेटरी पॉलिसी ईज़िंग। तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कम होगा और मॉनेटरी पॉलिसी ईज़िंग भी होगी, मतलब ब्याज दर भी नीचे आएँगे। लेबर सप्लाई चैलेंज है सस्टेन करने के लिए फॉर जीडीपी ग्रोथ रेट एंड यहाँ पे फैसिलिटेट करेगा ये फर्दर स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स आउट ऑफ एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बड़ा फोकस रहने वाला है इनफॉर्मेलिटी से लड़ने में। इनफॉर्मल सेक्टर्स जो है इसको हम फॉर्मल में लाना चाहेंगे और हमारी लड़ाई रहने वाली है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना यूथ एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ये बढ़ने वाला है, इनका ये अनुमान है। जो मेन मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क क्या-क्या है? सबसे पहले तो यार बाहर से हमारे रिस्क है, फॉरेन से। जैसे कि वीकर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो जाए पूरी दुनिया में, कमोडिटी इंपोर्ट प्राइसेस महँगे हो जाएँ, तेल, कच्चा तेल से लेकर के दूसरी कमोडिटीज़ अगर एक्सपेंसिव हो जाएँ या कोई द और जो हमारी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमोडिटीज़ हैं, मेटल्स जैसे कि, अगर वो काफ़ी महँगे हो जाते हैं। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट खराब हो जाए, रशिया-यूक्रेन के वॉर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए या फिर वेस्ट एशिया में मल्टीपल कंट्रीज़ आ जाएँ एक-दूसरे से लड़ने फिर से, तो ये प्रॉब्लम रहेगा हमारे लिए। And the competitiveness losses है from comparatively less favorable tariff treatment in export markets could also prove more harmful। तो जो हमारा कंपटीशन है, अगर वो काफ़ी अच्छे लेट्स से टैरिफ ट्रीटमेंट वगैरह फेवरेबल बढ़िया देता है, टैक्सेस वगैरह के एडवांटेजेस देता है, तो उससे भी हमें थोड़ा बहुत रिस्क है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ रोज़ देखना चाहते हैं तो। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।